नमस्कार, द क्रेडिबल हिस्ट्री पर आपका स्वागत है। भाजपा के जो प्रवक्ता हैं सुधांशु जी, उनको पढ़ा लिखा आदमी बताकर पेश किया जाता है। चैनल्स पर जब जाते हैं तो कुछ इस अंदाज से जाते हैं जैसे दुनिया की सारी डिग्रियां उन्होंने इकट्ठा कर ली है, दुनिया का सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया है और बस उसे उड़ेलने की जल्दबाजी है। यह अलग बात है कि कई बार पकड़े जाते हैं और बहुत बुरी तरह से पकड़े जाते हैं, उस समय उनका चेहरा देखने लायक होता है। अभी हाल में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से एक बहस हो रही थी उनकी आर्थिक विषयों पर, और उसमें सुप्रिया श्रीनेत ने उनको जिस तरह से पकड़ा, एक कंपनी के बारे में वो कह रहे थे ये कंपनी अलग से है ही नहीं, ये एसबीआई के साथ की कंपनी है। बाद में पता चला कि वो बाकायदा शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, सुप्रिया ने बताया, और उसके बाद वो खिसिया गए। इसीलिए वो ज्यादा पसंद करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में जाना जहां वो अकेले होते हैं। एक तरफ सुधांशु जी होते हैं, एक तरफ गोदी मीडिया का कोई एंकर होता है जो यस सर, जी सर, क्या बात है सर करता रहता है। मतलब ये कहता नहीं है, उसके चेहरे पे ये भाव आते रहते हैं। तो अभी हाल में एक पॉडकास्ट में थे हुजूर, और घंटे सवा घंटे का टाइम था, अकेले थे, कोई जवाब देने वाला नहीं था, तो जो मन में आया वो बकते चले गए। इसके पहले भी इस तरह के उन्होंने कार्यक्रम किए हैं और इसके पहले भी 2 बार मैंने अपने चैनल पर सुधांशु जी के जो इतिहास से जुड़े हुए झूठ हैं उनको साफ किया है। तो एएनआई पर जब सवा घंटा उनको मिल गया, अपना चैनल, अपने लोग, तो अपनी बातें करनी ही थी, तो उन्होंने इतिहास को लेकर एक से एक मजेदार बातें की। यह अलग बात है कि उन बातों को सुनने में मजा सिर्फ उसी को आ सकता है जो इतिहास का एबीसीडी नहीं जानता है। जो इतिहास जानता है उसको पता है कि सुधांशु जी किस तरह से झूठ बोल रहे हैं, और निडर होकर झूठ बोल रहे हैं क्योंकि सामने कोई जवाब देने वाला है ही नहीं। तो हालांकि उसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन 3 या 4 पॉइंट्स मैं उठाऊंगा और उन पॉइंट से आपके समझ में आ जाएगा कि बाकी चीजें भी किस हद तक झूठ थी। ये चीजें सबसे पहले तो नेहरू जी से जुड़े हुए सवाल थे कुछ, उन पर बात कर लूंगा। डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े हुए सवाल थे, उन पे बात करेंगे हम। प्रेस की आजादी को लेकर बहुत मजेदार है कि सुधांशु जी और बीजेपी के लोग प्रेस की आजादी की बात करते हैं। हालत यह है कि किसी चैनल में अगर कोई व्यक्ति मोदी जी के खिलाफ एक शब्द बोल दे तो उसकी नौकरी चली जाती है। हालत यह है कि सवाल पूछने को मिलता है तो लोग पूछते हैं आप पर्स रखते हैं कि नहीं, बटुआ वॉलेट रखते हैं कि नहीं रखते हैं, उसमें कितना पैसा होता है, आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, इतनी एनर्जी कहां से आती है। जिस समय इस तरह की पत्रकारिता हो रही हो और न्यूज क्लिक जैसे सवाल उठाने वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बंद कराने की साजिश हो रही हो, जो भी खिलाफ बोले उसके खिलाफ केस करने, उसको परेशान करने की साजिश हो रही हो, उस समय सुधांशु जी की हिम्मत तो है कि वो प्रेस पर सवाल उठा लेते हैं। तो इन सवालों को लेकर आज बात करूंगा मैं। सबसे पहले बात करता हूं नेहरू जी से जुड़ी हुई घटना की। उनसे शायद पूछा गया कि नेहरू और शास्त्री में आप किसको बेहतर मानते हैं। वैसे आप सब लोग जानते हैं कि शास्त्री जी को अपना उत्तराधिकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चुना था। वो फेमस कहानी है कि अपना एक कोट उनको दिया और उस कोट को देते हुए कहा कि आगे से तुम संभालोगे, और नेहरू जी के मरने के बाद, जवाहरलाल नेहरू जी के मरने के बाद शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए थे। दोनों लोग कांग्रेस में थे, दोनों गांधी के शिष्य थे, ये सब बातें तो हम जानते ही हैं। तो ये सवाल पूछना ही अपने आप में बहुत बेवकूफाना है, फिर भी ये सवाल पूछा गया, और ये सवाल पूछा गया तो इसके पीछे आप समझ जाइए कि नीयत ये थी कि शास्त्री जी से कमतर करके नेहरू को बताया जाए। अब बताने के लिए कुछ और तो था नहीं, तो क्या कहा सुधांशु जी ने कि नेहरू जी के कपड़े तो पेरिस धुलने जाते थे और शास्त्री जी तो फटा हुआ कपड़ा पहन लेते थे, तो महान शास्त्री जी हुए। इस हिसाब से मोदी जी क्या हुए, जो दिन में 6-6 बार कपड़े बदलते हैं, जो पिछले 70 सालों के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कपड़े पर अपना नाम लिखाया था, फिर लाखों में, वो 10 लाख या पता नहीं कितने का सूट था, फिर वो नीलाम हुआ, जिनकी घड़ी, जिनका चश्मा, जिनकी स्टाइल, कई बार लगता है कि हम किसी बॉलीवुड के हीरो को देख रहे हैं या फिर अपने प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। खैर, मैं इतिहास पर आता हूं। नेहरू जी के कपड़े पेरिस धुलने जाते थे, ये मैं तब से सुन रहा हूं जब से मैं बच्चा था। मतलब कोई पागल ही होगा, पेरिस आने जाने के किराए में 2-3 सूट सिल जाएंगे। आज भी अगर आप पेरिस आने जाने का किराया देखेंगे तो मेरे जैसे आदमी का तो 5 साल का कपड़ा का जो खर्च है, कपड़े का जो खर्च है, वो निकल जाएगा एक बार में। चलो मान लो नेहरू जी महंगा कपड़ा पहनते होंगे, तो एक बार पेरिस भेजने में और फिर पेरिस से लाने में जितना खर्च होगा, उतने में तो कई सारे सूट उस जमाने में भी बन जाते होंगे।
तो कौन सा मूर्ख होगा जो अपना कपड़ा पेरिस धुलने के लिए भेजेगा। और जिस जमाने से बात की जाती है कि मोतीलाल नेहरू जी के जमाने से नेहरू परिवार के कपड़े पेरिस धुलने जाते थे, उस समय तो कोई जहाज भी इंडिया से पेरिस नहीं जाता था। दिल्ली से पेरिस के लिए कोई जहाज नहीं था, पानी के जहाज से लोग जाया करते थे। एक बार जाने में 2 महीने 1.5 महीने लगते थे और लौटने में भी 1.5-2 महीने लगते थे। यानी एक कपड़ा अगर धुलने जाएगा तो वो 3 महीने बाद वापस आएगा। आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी बेवकूफाना बात है ये। लखनऊ में एक मित्र हैं जिनसे बात करते हुए मुझे एक किस्सा पता चला। इलाहाबाद में एक ड्राई क्लीनर शॉप हुआ करती थी जिसका नाम था पेरिस ड्राई क्लीनर्स। वैसे भी भारत में आपको लंदन कॉफी हाउस से लेके कुछ भी मिल सकता है। विदेशी चीजों के चीज पर नाम रखना हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है। तो एक पेरिस ड्राई क्लीनर करके कहते हैं कोई दुकान थी जहां उनके कपड़े धुलते थे, जहां से ये मजाक शुरू हुआ और ये मजाक फिर सीरियस हो गया। लेकिन इस मजाक को सीरियस सिर्फ वही समझ सकता है जिसके मन में या तो नफरत भरी है और या फिर परम दर्जे की मूर्खता भरी है। अब सुधांशु जी में क्या भरी है वो आप खुद तय कर लीजिए। और मैं दावा करता हूं, मैं सीधी चुनौती दे रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री रहते हुए नेहरू जी के कपड़े पेरिस जाते थे धुलने के लिए तो अकाउंट की डिटेल होगी। सुधांशु जी की सरकार है, थोड़ा रिसर्च करा लें, थोड़ा अकाउंट डिटेल निकाल के हम लोगों को बता दें कि किस अकाउंट में वो पैसे खर्च होते थे जिसमें नेहरू जी के कपड़े पेरिस धुलने जाते थे। बिल्कुल बकवास है, शुद्ध बकवास है। और आश्चर्यजनक है कि नेशनल टीवी पर बैठकर एक राष्ट्रीय पार्टी का, बल्कि सत्ताधारी राष्ट्रीय पार्टी का राज्यसभा का मेंबर और स्पोक्स पर्सन ऐसी घटिया बातें कर रहा है। बिल्कुल बेकार की बात है ये, नंबर 1। नंबर 2 आते हैं कि नेहरू जी ने एक पत्रकार की नौकरी ले ली थी। जिस किताब से, मथाई की जिस किताब से, हालांकि मथाई के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं और आप जानते हैं, उस वीडियो को जिन लोगों ने देखा होगा वो जानते हैं कि मथाई को करप्शन के आरोप में नेहरू जी ने लात मार के बाहर निकाला था, जिसके बाद वो सारी घटिया बातें करना शुरू करता है। उसके पहले उसने नेहरू के बारे में कुछ नहीं कहा था और वो भी बहुत बाद में। पूरी कहानी मैंने बताई थी, वो दोहराने नहीं जा रहा हूं। लेकिन चलो, मथाई की किताब में उस पर क्या लिखा है मैं वही पढ़ देता हूं, स्क्रीन पर आप भी पढ़ लीजिए। मथाई लिखता है, नेहरू को सिर्फ एक पत्रकार से चिढ़ थी, वह पत्रकार थे दुर्गादास। काफी लंबे अरसे से स्वतंत्र पत्रकार, जिसको हम फ्रीलांस कहते हैं। काफी लंबे अरसे से स्वतंत्र पत्रकार रहने के बाद वे हिंदुस्तान टाइम्स के विशेष संवाददाता बन गए और फिर संपादक। नेहरू जी ने, इस लाइन को बहुत गौर से सुनिएगा, नेहरू जी ने सुन रखा था कि जब वे एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया राइटर से संबद्ध थे तो गृह मंत्रालय के खुफिया महकमे से संबद्ध रहे थे। यानी अंग्रेजों के राज में दुर्गादास, जो अंग्रेजों का खुफिया महकमा था, उससे संबद्ध रहे थे। और जाहिर है कि जो खुफिया महकमे से संबद्ध रहा था, नेहरू उस पर भरोसा नहीं करते थे। इसीलिए उसने कांग्रेस के कुछ नेताओं से अपने अच्छे संबंध बनाए थे और वो चुनाव लड़ना चाहता था संविधान सभा के लिए। लेकिन जब उसका नाम आया तो नेहरू जी ने संविधान सभा के लिए टिकट देने से इनकार कर दिया दुर्गादास को। उसी के बाद दुर्गादास ने खुन्नस पाल ली और जब वो हिंदुस्तान टाइम्स का संवाददाता बना और फिर वहां पे संपादक बन गया तो लगातार नेहरू जी और उनकी बेटी यानी इंदिरा गांधी के बारे में घटिया खबरें छापने लगा। इंसाफ करके उसका एक कॉलम आता था, वीकली कॉलम आता था, जिसको लेकर ये सारा तमाशा था, जिसमें वो नेहरू जी और इंदिरा जी के बारे में घटिया बातें, बिना सिर पैर की बातें लगातार करता था। एक बार नेहरू जी ने दुर्गादास को बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारे जैसा घटिया और कमीन इंसान मैंने कहीं नहीं देखा है। बाकायदा मथाई ने लिखा है कि इसके अलावा किसी और पत्रकार से इस भाषा में बात करते हुए मैंने नेहरू को नहीं सुना था। उसके बाद कुछ दिन वो शांत रहा, लेकिन दोबारा मथाई के शब्द उपयोग करूं तो कुत्ते की पूंछ नली में कितने भी साल रखिए टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो दोबारा शुरू कर दिया उसने। दोबारा जब शुरू कर दिया और बहुत ही नीच दर्जे के कॉलम लिखना शुरू कर दिया, व्यक्तिगत आक्षेप लगाते हुए। पॉलिटिकल कॉलम नहीं थे, ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल आलोचना भी नहीं थी, ये निजी आलोचनाएं थी, चरित्र हनन था, घटिया बातें थी। तो घनश्याम दास बिड़ला जो उसके मालिक थे, उससे उन्होंने कहा कि आप ऐसे आदमी को पाल रहे हैं जो लगातार घटिया बातें कर रहे हैं। तो घनश्याम दास बिड़ला ने कहा कि मेरी नजर उस पर है, लेकिन मैं संपादकीय में हस्तक्षेप नहीं करता, पर जिस तरह का घटिया और अश्लील
वो कॉलम बनता जा रहा है, मेरा मन खुद हटा हुआ है और मैं इस आदमी को हटाने वाला हूं, और उस आदमी को उसके बाद हटा दिया गया। हटाने के बाद दुर्गादास ने, आप जानते हैं, नेहरू के खिलाफ एक किताब भी लिखी है और उसके बाद दूसरी जगहों पे वो इस तरह की बातें लिखता रहा। अब मान लिया जाए कि ये नेहरू की तानाशाही थी कि एक व्यक्ति जो लगातार घटिया बातें कर रहा था उनके बारे में, उसकी शिकायत उन्होंने संपादक से की। आज के टाइम से तुलना कर लीजिए, ये जितने गोदी मीडिया से लेके और अलाना फलाना पत्रकार हैं, उन सब से मेरा एक दावा है, चुनौती है कि चरित्र हनन तो छोड़ दीजिए, चरित्र हनन की तो औकात ही नहीं है कि वो कुछ लिख सकें इस बात के बारे में कि एक वक्त था जब आपके एक सांसद जो गोली मारो वाले से बहुत विख्यात हुए बाद में, वो जब आप में रहा करते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो उन्होंने दिल्ली विधानसभा के अंदर एक आरोप लगाया था कि एक महिला की स्टॉकिंग बाकायदा जो है ये लोग कर रहे थे। उन सब बातों की तो बात ही छोड़ दीजिए। कोई पत्रकार जरा पॉलिटिकल सवाल पर या करप्शन पर या इस तरह के किसी इशू पर जरा मोदी जी के खिलाफ अपने प्रोग्राम में एक लाइन बोल के दिखा दे। कोई सुधीर चौधरी, कोई अंजना कश्यप, कोई चित्रा त्रिपाठी, कोई भी जरा एक लाइन बोल के दिखा दे मोदी जी के खिलाफ अपने चैनल पर, और फिर उसके बाद देखिए उसके साथ क्या होता है। यहां तो बीसियों कॉलम में लगातार जब पर्सनल घटिया बातें की गई तब नेहरू ने शिकायत की। यहां आज तो यह हालत है कि अगर कोई उनकी पॉलिटिकल नीतियों की भी शिकायत कर दे तो उसकी नौकरी ही नहीं जाएगी, अभिसार की तरह या उर्मिलेश जी की तरह उसके ऊपर केस भी हो सकता है। तो किस मुंह से ये लोग बात करते हैं? और आप खुद सोच के देखिए, अपने आप को रख लीजिए उस जगह कि आपकी बेटी के बारे में लगातार कोई घटिया बातें कर रहा है, नीच बातें कर रहा है, व्यक्तिगत चरित्र हनन कर रहा है, तो कौन बर्दाश्त करेगा? तो अगर ये नेहरू जी का अपराध है तो मैं शान से कहता हूं कि यह अच्छा अपराध है। हर पिता को अपने या अपनी बेटी के आत्मसम्मान के लिए चिंतित भी होना चाहिए, सावधान भी होना चाहिए और जरूरत पड़े तो आक्रामक भी होना चाहिए। ये दो किस्से मैंने नेहरू के सुना दिए जिससे आप समझ गए होंगे। नहीं, एक किस्सा और है और वो जुड़ा हुआ है दिलीप कुमार से। प्रेस की आजादी की बात करते हुए दिलीप कुमार का एक उदाहरण उन्होंने दिया। चलिए दिलीप कुमार का वो उदाहरण सही मैं दे देता हूं आपको, और वो भी यहां वहां से नहीं, जाने माने पत्रकार राशिद किदवई के यहां से, जिन्होंने बाकायदा एक किताब लिखी है भारत के प्रधानमंत्री। राशिद लिखते हैं कि 1961 के आरंभ की बात है, फिल्म गंगा जमुना तैयार हो चुकी थी। यह पहली फिल्म थी जिसके निर्माता प्रख्यात अभिनेता दिलीप कुमार थे। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में हिंसा व अश्लीलता का जिक्र करते हुए 250 जगह, 250 जगह, 250 जगह काट छांट के निर्देश दिए। यानी गंगा जमुना जो फिल्म बनी थी, सेंसर बोर्ड ने 250 जगह उस पे कट्स लगाए थे। चक्कर क्या था कि नेहरू के मंत्रिमंडल में उस समय सूचना और प्रसारण मंत्री थे केसकर साहब, और केसकर साहब ये नाच गाने वगैरह से बहुत चिढ़ते थे। उनको लगता था कि संगीत का मतलब सिर्फ शास्त्रीय संगीत है। तो हिंदी फिल्मों का जो नाच गाना था, इससे वो इतना चिढ़े हुए थे कि आकाशवाणी पर भी हिंदी फिल्मों के गाने के प्रसारण पर उन्होंने रोक लगा दी थी। अब दिलीप कुमार साहब को जब ये पता चला तो दिलीप कुमार साहब ने कहा कि मैं नेहरू से ही जाके सीधे बात करता हूं, और नेहरू से वो मिले। इंदिरा गांधी ने मदद की और नेहरू से मिले। नेहरू ने 15 मिनट का टाइम दिया उनको कि 15 मिनट में ये बात हम निपटा लेंगे, लेकिन मुलाकात चली पूरे 1.5 घंटे। नेहरू ने बड़े आराम से दिलीप कुमार की सारी बात सुनी और उसके बाद कहा कि गंगा जमुना फिल्म को बिना काट छांट के रिलीज किया जाए। और केसकर साहब ने जब इसका विरोध किया तो केसकर साहब को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी हटा दिया गया। ये पूरा का पूरा मामला दिलीप कुमार साहब और जवाहरलाल नेहरू का है। इमरजेंसी पे आरोप हैं, बहुत सारे आरोप हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरजेंसी में जो हुआ उसका कोई समर्थन नहीं करता है, लेकिन याद रखिए इमरजेंसी बमुश्किल 2 साल की थी। 2 साल में जो कुछ हुआ उसके लिए नेहरू से लेके और अटल बिहारी वाजपेयी तक को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। भारत में फिल्मों को लेके, लेखों को लेकर एक तरह की आजादी हमेशा से रही है। थोड़ा बहुत किसी भी शासक को बुरा लगता है, थोड़ी बहुत कोई कार्रवाई करता है, लेकिन नेहरू के जमाने में किस हद तक वो आजादी थी कि आप सोचिए कि एक अभिनेता के कहने पर जब फिल्म उन्होंने खुद देखी और देखा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो ना केवल सेंसर से क्लीनली पास करने के लिए कहा गया, बल्कि उस सूचना एवं प्रसारण मंत्री को भी हटा दिया गया जो उस पर अश्लीलता का आरोप लगा रहे थे। और केसकर साहब कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, आजादी की लड़ाई लड़े हुए आदमी थे, नेहरू जी के पुराने साथी थे।
इस हद तक की आजादी थी। हम सब जानते हैं कि नेहरू छद्म नाम से खुद अपनी आलोचना लिखा करते थे, और जाकर आर के लक्ष्मण के कार्टून ढूंढ लीजिए कि नेहरू के रहते रहते आर के लक्ष्मण ने कैसे कैसे कार्टून बनाए हैं, इंदिरा गांधी पर कैसे कैसे कार्टून बनाए हैं। और आर के लक्ष्मण इस देश के सबसे सम्मानित व्यंग्यकार रहे, जिनके ऊपर कभी कोई केस नहीं हुआ। फिर मैं कहूंगा आज के टाइम से तुलना कर लीजिए, आज जरा कोई मोदी जी के खिलाफ फिल्म बना ले और सेंसर बोर्ड से पास हो जाए। आज तो हालत यह है कि विवेक अग्निहोत्री एक फिल्म बनाते हैं और फिल्म फ्लॉप हो जाती है, तो प्रधानमंत्री महोदय चुनाव प्रचार के बीच में कहते हैं कि वो फिल्म जरूर देखी जानी चाहिए, फिल्म का प्रचार करते हैं। कश्मीर फाइल्स का भी प्रचार किया था। ऐसी फिल्में बन रही हैं जो विपक्ष को और बाकी सबको बदनाम करने के लिए, हिंदू मुस्लिम के बीच में भेद डालने के लिए और मोदी जी की सहायता करने के लिए बन रही हैं। जरा नेहरू युग की ऐसी फिल्में मुझे बता दीजिए आप। आज कोई रियल कश्मीर फाइल्स बना दे, आज कोई इस पर फिल्म बना दे कि ये सारा जो कुछ हुआ कोविड के टाइम में, उस समय मजदूरों को क्या झेलना पड़ा, बाकी लोगों को क्या झेलना पड़ा। देखिए सेंसर उसकी क्या गति करता है, कितने कट्स लगाता है कि वो फिल्म निर्माता के ही पहचान में नहीं आएगी। और ये लोग सवाल उठाते हैं नेहरू पे। चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। बात हुई पोस्ट ऑफिस बिल की। राजीव गांधी के जमाने में यह बिल आया था और ज्ञानी जैल सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ज्ञानी जैल सिंह ने इस बिल को पसंद नहीं किया, इस पर आपत्ति लगाई और उसके बाद बिल पास नहीं हुआ। यह कहानी है और यह कहानी सही है। सोचिए कि राष्ट्रपति के पास इतनी पावर थी कि उनके पास एक बिल गया, उन्होंने रोक लगाई और वो बिल पास नहीं हुआ। और एक आज का समय है कि नई संसद का अनावरण होता है, उद्घाटन होता है, फिल्मी कलाकार आ जाते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित नहीं किया जाता है। मैं राष्ट्रपति इस देश का सबसे बड़ा पद है, इसलिए यहां पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, हम सब बेहद सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस बिल का मामला है, इसको जरा समझ लेते हैं। सुधांशु ने राजीव गांधी वाले बिल की तो बात की और कहा कि उसमें इतने अधिकार थे कि कोई चाहे तो चिट्ठी खोल के पढ़ भी सकता था। हालांकि जब आप उस बिल को पढ़ेंगे तो इतना आसान नहीं था, कंडीशंस दी गई थी, सुरक्षा व राष्ट्रीय सुरक्षा वगैरह का मसला जोड़ा गया था, लेकिन फिर भी मान लेते हैं यह गलत था। अगर यह गलत था तो 10 अगस्त 2023 10th of August 2023 को मोदी सरकार ने जो पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पेश किया है, उसमें क्या वैसे ही प्रावधान नहीं है? वो बिल मैं पढ़ रहा था और बिल पढ़ने के बाद समझ में आया कि ये तो पिछले प्रावधान से भी ज्यादा बुरे प्रावधान हैं। एक वेबसाइट पे इसकी एनालिसिस की गई है, वेबसाइट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं इसको पढ़ देता हूं कि वो इस बिल को किस तरह से देख रही है। The bill does not specify procedural safeguards for interception of articles transmitted through India Post। यानी इंडिया पोस्ट के थ्रू जो आप चिट्ठियां भेजते हैं या सामान भेजते हैं, उसमें इंटरसेप्शन करने के लिए, यानी उनको खोलकर देखने के लिए कौन कौन से सेफ्टी गार्ड होंगे। इस बात को ऐसे समझिए कि सरकार किन हालात में आपकी चिट्ठियां खोलकर पढ़ सकती हैं, इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है। यानी सरकार किसी भी बहाने से आपकी चिट्ठी खोलकर पढ़ सकती है। और यह राजीव गांधी का बिल नहीं है, यह 2023 में 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पेश किया हुआ पोस्ट ऑफिस बिल है। आगे कहते हैं, द ग्राउंड्स फॉर इंटरसेप्शन इंक्लूड इमरजेंसी विच मे बी बियॉन्ड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। एक कंडीशन बताई गई कि इमरजेंसी में इन चिट्ठियों को खोलकर पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये जो संविधान जो प्रोटेक्शन देता है, इससे बाहर की चीज है, यानी संविधान की हद को क्रॉस किया गया। द बिल एग्जेम्प्ट्स इंडिया पोस्ट फ्रॉम लायबिलिटी ऑफ लैप्सेस इन पोस्टल सर्विसेज। यानी आपकी चिट्ठी अगर गायब हो जाए तो इंडिया पोस्ट इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आपको किसी ने चिट्ठी लिखी, सरकार को लगा इसमें कुछ गड़बड़ होगा, सरकार ने वो चिट्ठी अपने पास रख ली, तो आप इंडिया पोस्ट से सवाल नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही और पॉइंट्स हैं, आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे होंगे। तो राजीव गांधी के समय के बिल का तो आप बड़ा वितंडा कर रहे हैं, बड़ी आलोचना कर रहे हैं उसकी, और उससे भयानक बिल 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पेश किया जाता है आपकी सरकार द्वारा सुधांशु जी, और आप उस पर खामोश हो जाते हैं। ये क्या है? इसके लिए जो शब्द उपयोग किया जाता है, मैं चैनल पर उपयोग नहीं करना चाहता हूं, बल्कि एक अच्छा सा शब्द देता हूं, इसको कहते हैं दुचित्तापन, दोहरापन। जो चीज राजीव गांधी के लिए बुरी थी वो आपके लिए सही हो गई।
जो गोली कोई और चलाए तो वो मांसाहारी गोली हो गई, लेकिन आप गोली चलाए तो वो शाकाहारी गोली हो गई। आप प्रेस पर प्रतिबंध लगाएं तो वो बड़ा अच्छा हो गया, कोई और लगाए तो बुरा हो गया। 9 साल हो गए हैं शासन में, कब तक कांग्रेस की या किसी और पार्टी की बुराइयां कर करके आप देश चलाते रहेंगे। और अब आखिरी बिंदु पर आता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण भी है, अंबेडकर को लेके। बाबा साहब अंबेडकर को लेके उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा बाबा साहब अंबेडकर ने जब हिंदुइज्म छोड़ा और बौद्ध धर्म में गए तो वो किसी विदेशी धर्म में नहीं गए, वो क्रिश्चियन नहीं हुए, वो मुसलमान नहीं हुए। चलिए, सुधांशु जी की इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हो लेता हूं, कभी कभी होता है कि उनकी बात से भी मैं सहमत हो जाता हूं। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर उनके बौद्ध धर्म में जाने से सुधांशु जी और उनकी पार्टी के जो आदर्श हैं विनायक दामोदर सावरकर, वो इतने दुखी क्यों हो गए थे? जी, बाबा साहब को पटाने की बड़ी कोशिशें की थी सावरकर ने। जब वो रत्नागिरी में थे तो मंदिर में शूद्र प्रवेश वगैरह की बात, सहभोजन वगैरह की बात कर रहे थे, तो बाबा साहब को उन्होंने बुलाया था, लेकिन बाबा साहब नहीं गए थे। बाबा साहब समझ रहे थे कि दरअसल सावरकर अपने हिंदुत्व के प्रोजेक्ट में दलितों को सिर्फ पैदल सिपाही बनाना चाहते हैं। यही नहीं, बाबा साहब ने जब लिखा वो किताब, उनकी जिस किताब पर भी सुधांशु ने बात की है उस पर भी मैं आऊंगा, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, जिसका हिंदी अनुवाद है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, तो उस किताब में एक बड़ी मजेदार पंक्ति है जिसमें वो कहते हैं कि 2 राष्ट्रों के सिद्धांत के मामले में, 2 नेशन थियरी के मामले में आश्चर्यजनक रूप से सावरकर और जिन्ना दोनों के विचार एक जैसे हैं। वो ये भी लिखते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बना तो ये दलितों के लिए सबसे बुरा होगा। तो एक बात बीच में ही कर लेता हूं जो बाद में करने वाला था। इस किताब के बारे में सुधांशु जी ने कहा कि यह किताब तो बाजार से गायब करा दी गई थी, कहीं उपलब्ध ही नहीं थी। हमारी सरकार आई तब जाके यह किताब उपलब्ध हुई। मेरे पास इस किताब की एक प्रति है जो सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली ने छापा है। इसके पहले बाबा साहब के कंप्लीट वर्क्स छप चुके हैं, उनमें भी यह किताब शामिल है। जिनको पढ़ना था उनके लिए यह किताब बड़ी आसानी से उपलब्ध थी। इस किताब से जिनको परेशानी थी, क्योंकि इसमें उन्होंने सावरकर और जिन्ना को एक साथ रखा था, उनको ही दिक्कत थी। तो अगर गायब हुई थी तो शायद उन्होंने ही किस तरह से गायब कराया हो। वैसे यह किताब कभी गायब नहीं रही। सुधांशु इस पर भी झूठ बोल रहे हैं, कई लोग इस पर झूठ बोल चुके हैं। अब मैं आता हूं उस मुद्दे पर कि जब बाबा साहब ने अपना धर्म परिवर्तन किया, जब वो बौद्ध हुए, उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा जरूर हूं लेकिन मरूंगा नहीं। तो जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो आमतौर से देश भर में इसका कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन एक आदमी था जिसने इसका बहुत तीखा विरोध किया और बहुत घटिया लेख लिखे, बहुत घटिया आक्षेप लगाए बाबा साहब पर, और वो आदमी था सुधांशु जी और उनकी पार्टी का आदर्श विनायक दामोदर सावरकर। जब सावरकर पे मैंने अपनी किताब लिखी और उसके लिए मैं रिसर्च कर रहा था, तो सावरकर का जो कंप्लीट वर्क्स छपा हुआ है, जो प्रभात प्रकाशन ने छापा है, उस कंप्लीट वर्क्स में मुझे कुछ लेख मिले जो बाबा साहब के ऊपर तब आक्रमण किए गए थे जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। उन लेखों से सीधे मैं कुछ पढ़ देता हूं। सावरकर समग्र के खंड 7 में 258 से 262 पेज, यानी वॉल्यूम 7 ऑफ सावरकर समग्र, उसके 258 से 262 जो पेज है, उसमें एक लेख है जिसका शीर्षक है बौद्ध धर्म स्वीकार करके तुम असहाय हो जाओगे। और लिखते हैं कि अतः डॉक्टर अंबेडकर नामक व्यक्ति भिक्षु अंबेडकर हो जाए तो भी किसी हिंदू को सूतक लगने वाला नहीं है। न हर्ष न विमर्श, जहां स्वयं बुद्ध हार गए वहां अंबेडकर किस झाड़ की पंक्ति हैं। और यही नहीं रुकते, कितनी नीचे वो भाषा जाती है वो इस पैराग्राफ में देखिए। वो कहते हैं हिंदू धर्म का त्याग किए बिना अस्पृश्यता जाएगी नहीं कभी। यह जो बड़बड़ अंबेडकर आजन्म करते आए हैं वह जितनी झूठी है उतनी ही कुटिल भी। इसीलिए हरिजनों में से चमार, मांग, धोर आदि किसी भी जाति का हिंदू धर्म त्यागने के दुष्कर्म में अंबेडकर के साथ नहीं है। और जिन कुछ भ्रमित और झांसे में आए महारों का साथ उन्हें मिल रहा है, वह भी उपर्युक्त सत्य पक्केपन से उनके सामने रखने पर ढहे बिना रहेगा नहीं। यह हमारे महार बंधु अच्छी तरह से जान लें कि यदि वे हिंदू रहते हैं तभी उनकी अस्पृश्यता
आसानी से नष्ट होगी और उन्हें अपने हिंदू बंधुओं की सहन शक्ति से विमुख होकर नहीं रहना पड़ेगा। यानी धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम धर्म बदल लोगे तो हिंदुओं की जो सहन शक्ति है वो टूट सकती है, और सहन शक्ति टूटती है तो क्या होता है, हिंसा होती है, ये आप जानते हैं। और भी उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेखों के सिर्फ शीर्षक पढ़ देता हूं, उससे आपको अंदाज मिल जाएगा, ये सब खंड 7 में आपको मिल जाएंगे। वो लिखते हैं कि परंतु बौद्ध होते ही डॉक्टर अंबेडकर की भंगड़ प्रतिज्ञा भंग हो गई। अंबेडकर ईसाई या मुसलमान नहीं हुए तो ये कोई हम पर उपकार नहीं है। और एक का शीर्षक देते हैं अंबेडकर का निर्लज्ज आक्षेप। आप समझ सकते हैं कि जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया तो जो हिंदुत्व की ताकतें थी, जो सनातनी ताकतें थी, उनको कितनी परेशानी हो रही थी। जब बाबा साहब संविधान बना रहे थे और आरक्षण उसमें दे रहे थे, तब किस तरह से हिंदुत्व की ताकतों ने उनका विरोध किया था, आरएसएस ने उनका विरोध किया था, आरक्षण का विरोध किया था, आप सब जानते हैं। आप सब जानते हैं कि गोलवरकर और उनके अखबार ने मांग की थी कि हमारा जो संविधान है उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति पहले से उपलब्ध है। तो अंबेडकर का कितना सम्मान संघी और महासभाई करते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है सुधांशु जी, पढ़ा तो आपने भी होगा, लेकिन जो कुर्सी मिली है उसका मुंह ऐसा है कि उसको बचाने के लिए जानते बूझते हुए आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये तो कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स थे जिन पर मैंने आपको इतिहास की सच्चाई बताई, वरना सुधांशु जी जितना बोलते हैं उसमें 90% या तो झूठ होता है या सच और झूठ को मिलाकर ऐसा बनाया जाता है जिससे वो अपने सुप्रीम लीडर का बचाव कर सकें और इतिहास पर गंदगी फेंक कर वर्तमान को उजला साबित कर सकें। लेकिन आज मोदी सरकार को जब 9 साल हो चुके हैं तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें जो उन लोगों ने की थी वो जनता के सामने आ चुकी हैं, और यही वजह है कि इस तरह के झूठों का असर धीरे 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 कम होता जा रहा है। आज के लिए इतना ही। इतिहास में जो तमाशे होते हैं उनका फैक्ट चेक करने की कोशिश मैं अक्सर करता हूं, यह भी वैसी ही एक कोशिश थी। और अगर आपको लगता है कि यह कोशिश लगातार चलनी चाहिए तो हमारे साथ आइए, हमारी ताकत बनिए, आप हमारी ताकत बनेंगे तो हम लगातार सच कहने की हिम्मत जुटा पाएंगे। शुक्रिया।